हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री किस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के लिए उपस्थित हैं और आज है 11 जनवरी 2021। तो आइए जानते हैं 11 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और साथ ही में स्टैटिक जीके का जो पीछे हो चुका उसका रिवीजन लेके आए हैं। स्टैटिक जीके का और करेंट अफेयर्स का आपका संडे स्पेशल जो हो था उसमें करेंट अफेयर्स का रिवीजन करवाए हैं, उसको देखना ना भूलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि देश का पहला फायर पार्क देश का देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो फायर पार्क बनाने का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, जब आग लगती है तो कैसे उससे बचा जाए और कैसे सुरक्षित स्थानों पर जाया जाए और कैसे सूचना दिया जाए, आपको फायर ब्रिगेड गाड़ी जो है या अन्य चीज को जानकारी कैसे दिया जाए, इसी को प्रेरित करने के लिए आपको फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया। और उड़ीसा के सीएम जो हैं नवीन पटनायक हैं और गवर्नर क्या है? गणेशी लाल हैं। और याद रखेंगे यहीं पर मो विद्युत योजना, मो जीवन पोर्टल लॉन्च किया गया है, बलराम योजना हो, ये सब योजना कहाँ आया था? उड़ीसा में ही आया था। और उड़ीसा में ही 2023 का विश्व हॉकी का वर्ल्ड कप होगा और इस साल यहाँ पर पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर आया था जो चंडीगढ़ में है। और याद रखेंगे उत्तराखंड से यहाँ पर लाइकेन पार्क है। कौन सा पार्क है? लाइकेन पार्क। लाइकेन पार्क जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। लाइकेन जो होता है वो शैवाल प्लस कवक का क्या है? सहजीवी है। तो इसको भी याद रखेंगे। लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवक का सहजीवी है। कभी कभी पूछ देता है शैवाल पार्क कहाँ है, तो वो भी उत्तराखंड में है। पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे आपको टायर पार्क। टायर पार्क बनाया गया है कहाँ पे? आपको पश्चिम बंगाल में। केरल में याद रखेंगे, केरल में ही साइंस पार्क बनाया गया। ये भारत का एक ऐसा राज्य है केरल जो पूर्णतः अपनी शिक्षा को डिजिटल बनाया है और साइंस पार्क भी कहाँ बनाया गया है? आपको यहीं पर बनाया गया है, केरल में। अगला प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें जनता जो अपनी बातों को इस मोबाइल ऐप के द्वारा सरकार को पहुंचा सकती है और साथ ही कोई व्यक्ति चोरी या भ्रष्टाचार से लिप्त है उसकी भी सूचना सरकार तक पहुंचाई जा सके, इसीलिए लॉन्च किया गया है। वहां के उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। तो वर्तमान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है? मनोज सिन्हा नाम है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है और यहीं पर ये लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है आपको श्रीनगर है। और याद रखेंगे जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया 31 अक्टूबर 2019 को। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त आपको राज्य था और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी क्या है? दिल्ली है। और भारत की जो वित्तीय राजधानी होती है वो मुंबई में है। किस देश ने दुनिया का पहला उपग्रह जो पृथ्वी के क्वांटम संचार नेटवर्क पर स्थापित करने में सफलता पाई? तो दुनिया यानी विश्व का ये पहला देश है, तो वो चीन है। कौन है? चीन है। इसके साथ ही याद रखेंगे चंद्रमा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुआ था पहली बार अमेरिका से शुरुआत हुआ था। कहाँ से? अमेरिका से शुरुआत हुआ था, 1969 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। और पहली बार अपोलो 11 से आपको अमेरिकी यान गया था कहाँ? चंद्रमा पर। और नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन और कॉलिंस जो वैज्ञानिक थे वो भी गए थे कहाँ? चंद्रमा पर गए थे। और वहीं पर पहली बार अमेरिका का झंडा फहराया गया कहाँ? चंद्रमा पे। उसके बाद दूसरा देश बना चाइना, जो इसी साल 2020 में होंतुंग मिशन के तहत वो भी चाइना भी कहाँ गया? चंद्रमा पर गया और अपना झंडा फहराया। इस तरह विश्व में 2 देश है, पहला है अमेरिका और दूसरा देश कौन बन गया? चीन बन गया। इसके साथ ही याद रखेंगे चीन ने एक रोबोट भेजा है कहाँ? आपको एस्टेरॉयड पर भेजा है। एस्टेरॉयड कहने की मतलब क्षुद्र ग्रह पर भेजा है। क्षुद्र ग्रह जो होता है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच कौन सा?
मंगल और बृहस्पति के बीच ही पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। यहीं पर रोबोट भेजा है क्या करने के लिए? खनन करने के लिए। किसने भेजा है? चीन। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और वहां की मुद्रा है युआन। और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और जोंग सांसन जो है वो चाइना के ही हैं, जो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। हेली नेशनल पासपोर्ट सूचकांक। तो हेली नेशनल जो पासपोर्ट सूचकांक है, इसके तहत किस देश की पासपोर्ट की कितनी देशों की यात्रा का है और कितना ताकतवर है, उससे के लिए ये हेनली पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया 2021 में। इसमें भारत का स्थान जो है वो 85वां है। कितना है? 85वें रैंक पर कौन है? भारत है। और मानव विकास सूचकांक का जो अभी रिपोर्ट आया है हाल ही में, इसमें भारत पहुंच गया है 131वें स्थान पर। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही VVI है, हमेशा पूछता है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितने नंबर पर है। तो 131वें नंबर पर हो गया। इससे पहले था 129वें नंबर पे। क्या था? 129वें नंबर पर था। तो इसको भी याद रखेंगे। हेली पासपोर्ट सूचकांक में पहले स्थान पर जापान है। कौन है? पहले स्थान पे जापान है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न है कि किस राज्य के ने पानी और मिट्टी की क्वालिटी को जांच करने के लिए आपको कृषि संजीवनी वैन की उद्घाटन किया। तो कृषि संजीवनी जो वैन है, एक गाड़ी है जो अलग अलग शहरों में जाएगा, गांव में जाएगा, वहां से मिट्टी और पानी को लेकर उसकी क्वालिटी को जांच करेगा। उसके बाद वो पानी पीने लायक है या वो मिट्टी जो है वहां कृषि करने लायक है कि नहीं है, इसी की जांच करने के लिए कर्नाटक सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। और इसे कृषि संजीवनी वैन योजना के भी नाम से जानते हैं, जो शुरू किया गया, अलग अलग शहरों में जा रही है। और कर्नाटक के जो CM है BS येदियुरप्पा, यहीं पर पहली बार RO ट्रेन की शुरुआत किया गया था, बेंगलुरु से सोलापुर के बीच, महाराष्ट्र के बीच। किसानों को जो उत्पाद है वो जल्दी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, यानी ट्रक पर लादा हुआ जो वस्तु है, उत्पाद है, उसे ट्रेन पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, उसी को रो ट्रेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर जो थे, फैशन डिजाइनर जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वो है आपको सत्यपाल। कौन है? सत्यपाल। मनीष मल्होत्रा बहुत ही चर्चित क्या है? फैशन डिजाइनर है अभी वर्तमान में। और याद रखेंगे कोयम्बटूर से, याद रखेंगे कोयम्बटूर को हम लोग दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत का इसे मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। देखिए मैनचेस्टर कहने का अर्थ ये होता है, मैनचेस्टर मुख्य रूप से ब्रिटेन का एक शहर है जहां सूती वस्त्र के ज्यादा उत्पाद किया जाता है, यानी सूती वस्त्र कपड़ा भी बनाया जाता है, इसलिए उस स्थान से भारत में भी तुलना किया जाता है। अलग अलग देशों में उसे मैनचेस्टर के नाम से भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम लोग कहते हैं किसको? कोयम्बटूर को। जबकि भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। किंतु सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है किसको? मुंबई को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। तो इसको भी इसके साथ जोड़ के रखेंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में, देखिए बहुत लोग लाइव चैट जो कमेंट कर रहे हैं, वो कमेंट जो होता है हम नहीं देखते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो होता है, बहुत लोग करते रहते हैं। ठीक है, हमने तो हम देख लेते हैं आपका जवाब, जब अगले नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें जरूर जवाब देंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में GDP की विकास दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 7.7% अनुमान रखा है। ये कौन? वित्त मंत्रालय ने, भारत के। वर्तमान में वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमन है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन ही वर्तमान भारत के क्या है? वित्त मंत्री है। भारत में जो वित्त वर्ष जो होता है, जिसे वित्तीय वर्ष कहते हैं, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमारे संविधान में जो बजट आता है ना, बजट की चर्चा भी हमारे संविधान में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है, जिसमें एक वर्ष के पूरे बायोडाटा रहता है, वित्त का, फाइनेंस का पूरी डाटा रहता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में क्या किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है। इसको नोट कर लेंगे। और ये याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। कौन? वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं डेविड मॉलपास हैं, और जबकि वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC है, जिसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुई थी जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था।
तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया, क्या है ये खेलो इंडिया, ये रिपीट प्रश्न है, खेलो इंडिया आइस हॉकी जो है वो कहां पर, इस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये आपको कारगिल में किया जा रहा है। कहां पे? कारगिल। कारगिल और लेह दो जिला है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के, लद्दाख की राजधानी लेह है और एक कारगिल भी उसी का जिला है। और याद रखेंगे लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना और ये इसकी गठन भी 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। और वर्तमान लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर हैं। कौन है? लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल आर.के. माथुर हैं। पंचकुला से याद रखेंगे, पंचकुला में इसी साल आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने वाला है। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर होगा? पंचकुला में ही होगा। और इससे पहले हुआ था गुवाहाटी में। कहां हुआ था? गुवाहाटी में। और राउरकेला भी आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टील प्लांट जो लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था? राउरकेला में ही लगाया गया था, उड़ीसा में लगाया गया था। और भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है, जहां पे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग संस्थान है जिसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं। जबकि जोंग सॉन जो ऑप्शन में दिख रहा है ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जोंग सॉन जो है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पहले मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहे जाते थे, उनके स्थान पर आ गए हैं जोंग सॉन। और मुकेश अंबानी तो आपको भारत के रहने वाले हैं, ये भी भारत के अमीर व्यक्ति है सबसे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के द्वारा दुनिया के पहली डबल, क्या है? डबल स्टैक लॉन्ग हॉल यानी कंटेनर ट्रेन को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और यह जो ट्रेन को लॉन्च किया गया है ये किन दो राज्यों के बीच चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी हरियाणा और राजस्थान के बीच। हरियाणा कहने के मतलब हरियाणा की जो सीएम है आपको मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के अशोक गहलोत। एक जगह बीजेपी की सरकार है गठबंधन की और एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। यहीं पर इसकी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। और यहाँ से याद रखेंगे महाराष्ट्र और बिहार के बीच ही पहली बार किसान रेल चलाई गई थी। यानी 7 अगस्त 2020 को जो किसान रेल चलाई गई थी पहली बार, वो कहाँ चलाई गई थी? तो महाराष्ट्र से बिहार के बीच चलाई गई। यानी महाराष्ट्र के देवाली से बिहार के दानापुर यानी पटना के बीच चलाई गई थी। और दूसरा किसान रेल है आंध्र प्रदेश से जो दिल्ली में चलाई गई, ये दक्षिण भारत का पहला रेल था। यानी दक्षिण भारत का पहला रेल जो चला था आंध्र प्रदेश के अनंतनाग से चला था, आपको दिल्ली के आदर्श नगर तक चला था। आपको दूसरी किसान रेल भी है और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल थी। और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच में हाल ही में आपको 100वीं किसान ट्रेन चलाई गई। यानी महाराष्ट्र के संगौल से आपको पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वां किसान ट्रेन चलाई गया। इसके याद रखेंगे वंदे भारत मिशन जो है, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस जो चल रही है पहली बार चलाई गई थी दिल्ली से बनारस के बीच और दूसरी चलाई गई थी दिल्ली से कटरा यानी जम्मू कश्मीर के बीच चलाई गई थी। आपको वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यानी इसे ट्रेन 18 नाम भी दिया गया था। तो ये पहली बार चलाया गया था दिल्ली से बनारस के बीच। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके और इसमें रिवीजन है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है कि दूध में प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है जिसकी पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुखे से शुरू हो जाती है। और दूध में आपको प्रभावी रूप से कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है? लैक्टोज। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। और लैक्टोज क्या पाया जाता है? और दूध की शुद्धता को जांच करते हैं हम लोग किससे? लैक्टोमीटर से। कैसे करते हैं? लैक्टोमीटर से। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापते हैं। जबकि दूध से अगर मक्खन हम लोग अलग कर लेते हैं तो दूध का जो डेंसिटी होता है, घनत्व तो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट याद है कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज जो होता है वो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, इन्हें तुरंत पच जाता है। इसीलिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? ग्लूकोज ही दिया जाता है। खिलाड़ी को तत्काल जो थकान होता है और तत्काल ऊर्जा के लिए उसे क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। याद रखेंगे सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज ही है।
और फ्रुक्टोज से याद रखेंगे सबसे मीठा शर्करा पूछा जाए, यानी सबसे मीठा जो शर्करा है वो कौन है? फ्रुक्टोज है। क्या है? फ्रुक्टोज है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों को जरूरत पड़ती है? तो प्रोटीन जो है एक प्रकार की एंजाइम है। प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। तो पहला प्रश्न याद रखेंगे कि ये क्या है? एक प्रकार के एंजाइम है, और इसे कमी से, प्रोटीन के कमी से मेरास्मस रोग, कॉस्कियो रोग जैसे बीमारी भी होता है। और बॉल ऑफ प्रोटीन जो हम लोग किसे कहते हैं? तो बॉल ऑफ प्रोटीन हम लोग कहते हैं आपको सोयाबीन को। किसे कहते हैं? सोयाबीन को बॉल ऑफ प्रोटीन के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो हमारा प्रोटीन जो बनता है वो 20 अमीनो एसिड के मिलने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी क्या मिलती है? हमको एनर्जी भी मिलती है। उसके अलावा याद रखेंगे कि प्रोटीन जो होती है, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है मशरूम से पाया जाता है। किससे पाया जाता है? मशरूम से पाया जाता है। और मशरूम जो होता है एक प्रकार के कवक है। क्या है? एक प्रकार के कवक है। इसके अलावा सोयाबीन में 46% के आसपास क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसे बॉल ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं, यानी प्रोटीन की गेंद की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा जितने भी दलहन है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम कहाँ से सम्मिलित किया गया, कहाँ से लाया गया? इसका स्रोत क्या है? तो आनंद मठ है। क्या है? आनंद मठ है। यानी आनंद मठ जो है एक उपन्यास का नाम है। क्या है? उपन्यास है। और इसको लिखने वाला, इसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके क्या है? रचयिता है। और इसका प्रकाशन किए थे वो 1882 ईस्वी में। वंदे मातरम। अब वंदे मातरम वर्तमान में क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत है। और डायरेक्टर पूछता है वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ही थे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया था, जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। क्या थे? रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्ष थे। उन्हीं के समय ये गाया गया था। और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया था। आपको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया। कौन? भारत सरकार। तो आइए देखते हैं। और इसको गाने का समय पूछ दे कभी तो 65 सेकेंड। सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी बंदरगाह कौन है? बंदरगाह कहने का मतलब जहां पे समुद्र है किनारे स्थान, स्टेशन समझते हैं, जहां पर पानी जहाज आके रुकती है वो बंदरगाह है। तो ये पतनगर था लोथल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में एक लोथल था जो गुजरात में वर्तमान में अवशेष के रूप में लोथल प्राप्त हुआ है, जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। कहा? किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। अब रहा बात सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था, इसलिए सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सिंधु सभ्यता की जानकारी पहली बार जॉर्ज कनिंघम ने दिया था। कौन दिया था? जॉर्ज कनिंघम ने दिया था। और इसे हम लोग कासुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी याद रखेंगे सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? कासुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कासुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है जब मानव ने सबसे पहले तांबा की खोज किया, और इस समय तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाया गया? कांसा बनाया गया। और कांसा का सर्वाधिक प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया है, इसलिए इसे कासुगीन सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और तीसरा पॉइंट यह है कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जब इसकी खुदाई शुरू हुई जॉन मार्शल के निर्देश में, तो पहली बार 1921 में जब इसकी खुदाई हुई तो हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई। और खुदाई कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। और उसके बाद ही हड़प्पा नामक स्थल प्राप्त हुआ और इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता भी। उसके अलावा कालीबांगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुदड़ो बार में इसकी खुदाई होते गई और ये मिलते गए। तो कालीबांगा का अर्थ होता है काले रंग की चिड़िया। यहाँ जोते हुए खेतों की परिणाम का मिला है, प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। वर्तमान पाकिस्तान में ही है सब ये मोहनजोदड़ो। और यहाँ से आपको बड़ा स्नानघर, विशाल अन्नागार मिला है, नर्तकी काशी की मूर्ति हो, पशुपति शिव की मूर्ति हो, ये सब मिला है आपको मोहनजोदड़ो से। चनहुदड़ो जो है ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ चंदुरो है। और चनहुदड़ो जो है यहाँ से मनके बनाने की कारखाना, महिलाओं की श्रृंगार बस, लिपस्टिक, पाउडर, लिपस्टिक खासकर पुतुल, ये सब कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से ही मिला है। इसका आंसर क्या होगा? लोथ। अगला है कि
कि ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों से किया जाता है। ग्रेनाइट पूछे, गेब्रो पूछे, बेसाल्ट पूछे, ये सब मूल चट्टान का भाग है। किसका है? मूल चट्टान के है। यानी जैसे ही पृथ्वी की अंदर की मैग्मा जब बाहर आई और बाहर आती है तो उसे क्या करते हैं? लावा आते हैं, अपने साथ धूल कर लेकर आती है, और जब वो गर्म के बाद जब ठंडा होकर जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसी को कहते हैं आइजेनियस रॉक, यहाँ उसे कहते हैं प्राथमिक चट्टान, यहाँ कहते हैं उसे आग्नेय चट्टान, और उसी के रूप है ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट। क्या है? बेसाल्ट। तो वही पूछता है ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है, तो आग्नेय चट्टान के रूप में किया जाता है। इस पर बहुत अच्छा सेपरेट वीडियो है, रॉक यानी चट्टान से संबंधित बहुत अच्छे वीडियो है, प्ले लिस्ट में जाकर ढूंढेंगे आपको ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एक के सर, तो उसमें मिल जाएगा और जाकर देख सकते हैं उसमें। अगला है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है और चढ़ाने के बाद इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है लोहे को जंग से बचने के लिए, और इसे हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और लोहे में जंग लगने से उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। और जंग लगता क्यों है? तो जलवाष्प और ऑक्सीजन के कारण उसमें जंग लगता है, वजन बढ़ जाता है, लेकिन झाड़ेंगे तो फिर लोहा झड़ जाने के बाद वजन उसका क्या होता है? घट भी जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो गैल्वेनाइजेशन होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन को लॉरो और उरो हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो लॉरो और उरो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनलो हार्मोन को कहा जाता है। और इंसुलिन भी एक प्रकार के हार्मोन ही है जो पैनक्रियाज यानी आग्नाशय, जिसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं, वहीं के लैंगरहैंस दीपिका के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है, और इसकी कमी से रोग होती है, अधिक से भी रोग होती है। तो इससे कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। एस्ट्रोजन जो देख रहे हैं ऑप्शन में, एस्ट्रोजन भी जो क्या है? एक प्रकार के हार्मोन है, खासकर महिलाओं में पाया जाता है, और इसे हम लोग सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुख्य रूप से क्या काम है? दूध का स्रावन करना, यानी स्तन से दूध को बाहर निकालने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला देखते हैं। अगला है कि निंदारू रोग यानी सोने की बीमारी क्या होती है? एक सोने की बीमारी होती है। इसमें मस्तिष्क जो होता है वो नर्वस हो जाता है और नींद आने लगता है। क्यों आता है? कि सीसी मक्खी जो होती है उसके काटने से होता है, और ट्रिप्नोसोमा परजीवी जो होते हैं शरीर में प्रवेश हो जाती है, जिसके कारण आपको सोने जैसी बीमारी होती है। इसका आंसर क्या होगा? सीसी मक्खी। जैसे मादा एडिस मच्छर के कारण क्या होता है? डेंगू रोग होता है। क्या होता है? डेंगू रोग, जिसे कमर तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। बालू मक्खी या सिक्का मक्खी से क्या होता है? कालाजार होता है। क्या होता है? इसे कालाजार जैसे बीमारी होता है। काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयोगी होती है, तो काली मिट्टी खासकर कपास के उत्पादन इसमें सर्वाधिक होता है, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानी चूर्ण से हुआ है, और इसका निर्माण हो जाने के बाद इसे हम लोग रगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को रगूर मिट्टी भी कहते हैं, और ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। यानी काली कपासी मिट्टी के नाम से किसे जानते हैं? तो हम लोग काली मिट्टी को जानते हैं। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है आपको गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। ऐसे ही प्रश्न पूछ दे कहाँ पे इसका ज्यादा विस्तार है मिट्टी का, तो वही महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कहने का मतलब वह नदी जो है जो किसी पर्वत पहाड़ के से काट के बीचों बीच या किनारे से होकर निकल जाती है। तो वह नदी भारत में दो है, मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी है जो किसी न किसी पर्वत पहाड़ से होकर निकलती है। बिंद सतपुरा से निकलती है नर्मदा, और सतपुरा और अजंता के बीच से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी निकलती है मुल्ताई से, और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। दोनों कहाँ जाकर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। तो ये दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से यानी पठार से काट के निकलती है। कहाँ से? छोटनागपुर के पठार से दामोदर नदी भी निकलती है। और गोदावरी नदी अब त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है, नासिक से। इसे वृद्ध गंगा कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा उसके नाम से जानते हैं। उसके अलावा गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये निकलती है गंगोत्री हिमानी के गोमुख से, उत्तरकाशी जिले से निकलती है, उत्तराखंड से। और कावेरी नदी जो निकलती है पश्चिमी घाट के कुर्ग जिला जो है कर्नाटक का, वहीं से ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है कावेरी नदी, और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यानी दक्षिण गंगा केवल पूछेगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी नदी को कहेंगे। तो इस तरह कुछ स्टैटिक जीके था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।